हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा एसएसटी का क्लास 10th का टॉपिक टॉपिक नेम प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो बोर्ड्स के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको रैपिड रिवीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से एक कहानी की तरीके से मैं आपको ये चैप्टर समझा दूंगा, समझाने जा रहा हूँ। आप तरीके से इसको समझते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। मैं शुरू करता हूँ। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि प्रिंट कल्चर कैसे शुरू हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में, प्रिंट कल्चर में क्या क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये शुरुआत हुई इसकी। तो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, जो पहली प्रिंटेड बुक थी, वो चाइना में प्रिंट हुई। द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। जो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड हुई थी ना सबसे शुरू में, वो चाइना, जापान और कोरिया में हुई थी इन 17th सेंचुरी। The uses of print diversified by the 17th century as urban culture bloomed in China. In the late 19th century, Western printing techniques and mechanical presses were imported as Western powers established their outpost in China. चाइना में ये शुरू हुई, चाइना में इस्टेब्लिश्ड हुई एक तरीके से प्रिंटिंग टेक्निक्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और शंघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। शंघाई जो थे वो न्यू प्रिंट कल्चर के हब बने। उसी के बाद से प्रिंट जो है आपका जापान में आ गया। अराउंड एडी 768 to 770 बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस्ड हार्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे चाइना के, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में। द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा वाज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक विच वाज प्रिंटेड इन एडी 868। जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा बुक थी, वो सबसे पुरानी और पहली बुक थी, जापानीज बुक थी, जो प्रिंटेड मतलब प्रिंट हुई थी अ, जापान में। मतलब उससे पहले लोग मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखते थे, इंक से लिखते थे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली बार वो हुई थी, वो 868 एडी में हुई थी जापान में। जापानीज बुक थी द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ प्रिंट फिर आपका यूरोप में आया इन द 11th सेंचुरी। मतलब पेपर्स जो थे वो तो आपके वाया सिल्क रूट आपके यूरोप में पहले से ही पहुंचे हुए थे। देन उसके बाद इन 1295 मार्को पोलो, ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना एंड ब्रॉट प्रिंटिंग नॉलेज बैक विद हिम। उसके बाद जो थे 1295 में मार्को पोलो जो थे, ग्रेट एक्सप्लोरर थे, रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना। वो इटली रिटर्न हुए चाइना से एंड ब्रॉट इट प्रिंटिंग नॉलेज बैक विद हिम। मतलब आपने साथ ही साथ प्रिंटिंग नॉलेज भी लेके आए। Italian began producing books with the wood block and soon the technology spread to other parts of Europe। और टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करते रहे यूरोप के पार्ट्स, मतलब यूरोप के हिस्से में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को वो करते रहे, स्प्रेड करते रहे। अब भैया प्रिंट बुक होने लगती थी जब शुरू शुरू में प्रिंट कल्चर मतलब जैसे स्टार्ट हुआ सब जगह, तो प्रिंटिंग का मतलब बहुत क्यूरियोसिटी हुई लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि लोगों को चित्र देखने में मजा आता था, अच्छे लगते थे। तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ती रही। बुक्स सेलर जो थे वो एक्सपोर्ट करते रहे बुक्स को डिफरेंट कंट्रीज में। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंडरिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट satisfy द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स बिकॉज। इस वजह से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनका जो प्रोडक्शन था वो सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी डिमांड जो थी वो कम होती जा रही थी। कम इसलिए होती जा रही थी क्योंकि हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स में मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब अ, उनमें खर्चा आ रहा था, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा था उन्हें लिखने में, उनकी इंक में।
और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थे, ऑकवर्ड टू हैंडल, मतलब समझ रहे हो आप? मतलब इस तरीके की होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत ही फ्रेजाइल पेपर पे होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, और वो अगर आप ज़्यादा पढ़ लो, मतलब आप उन्हें एक ही बार पढ़ सकते थे, दोबारा वो आपको समझ में नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती थी। तो इस वजह से लोगों को प्रिंट कल्चर बहुत ही अच्छा लगा, और प्रिंट बुक्स, प्रिंट चीज़ें लोगों को पसंद आती थी। उसी के साथ-साथ इन द 1430s जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बाय डेवलपिंग फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। 1430 में जॉन गुटेनबर्ग अपना नया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करते हैं स्ट्रासबर्ग, जर्मनी में। Gutenberg and the printing press. Gutenberg learned the art of polishing stones, become master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds used for making trinkles. गुटेनबर्ग जो थे वो जानते थे प्रिंटिंग के प्रिंट कल्चर को, और उन्होंने चीज़ों को वो कर रहा था। गुटेनबर्ग को जानकारी थी किस तरीके से प्रिंट कल्चर पे काम करना है, और नए-नए इनोवेशंस वो करते रहते थे। और बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। 1450 से लेके 1550 तक प्रिंटिंग प्रेसेस जो थीं वो काफ़ी देशों में सेटअप हो चुकी थी। द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसे-जैसे प्रिंट रिवॉल्यूशन बढ़ता रहता था, मतलब प्रिंट कल्चर बढ़ता रहता था, इसी तरीके से रिवॉल्यूशंस भी होते रहते थे, जैसे कि लोगों का कहना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है प्रिंट कल्चर, मतलब जिसकी वजह से लोगों में रिलीजियस डिबेट्स होते थे, लोग इसके ऊपर डिबेट करते थे। जिन लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट अच्छी लगती थी, वो एक अलग अपोजिशन होता था, जिन लोगों को प्रिंट कल्चर अच्छा लगता था, वो एक अलग अपोजिशन होता था। लोग इसके प्रति बहस करते रहते थे। प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन विद इन व्हिच फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड। मतलब लोगों का कहना यह है कि प्रिंट कल्चर ने का जो कंडीशन था, अ, मतलब प्रिंट कल्चर जो चालू हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसी की वजह से लोग मानते हैं कि प्रिंट कल्चर होने के बाद ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक मेन वो बन गया था, कि वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ है ना, वो प्रिंट कल्चर की वजह से हुआ है, ये सब चीज़ें। तो साथ ही उसके बाद 19th सेंचुरी चिल्ड्रन वुमेन्स आर वर्कर्स इन 1957 इन फ्रांस, अ चाइल्ड एंड प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप। उसके बाद वहाँ पे धीरे-धीरे लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, मतलब बच्चों को प्रिंट हुई हुई बुक्स, किताबें उन्हें अच्छी लगती थीं, जिसकी वजह से वो पढ़ पाते थे। एंड औरतों को पढ़ाया, जिससे कि औरतें चीज़ें सीखती थीं। मतलब लोगों को वो भी चीज़ खलती थी उन्हें, और लोगों को बुरा लगता था कि अगर हाँ, कोई हिंदू लेडी अगर पढ़ेगी प्रिंट कल्चर से रिलेटेड, मतलब प्रिंट कल्चर जैसे प्रिंट हुई हुई बुक्स पढ़ेगी, तो वो विधवा हो जाएगी। ऐसे ही मुस्लिम लड़की, मुस्लिम औरत अगर इस तरीके की पढ़ती है, तो उसकी मोरालिटी खराब हो जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे अ वहाँ के मतलब बच्चों को और औरतों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी, और इस चीज़ से लड़नी पड़ी। साथ ही साथ इस चीज़ पे लोगों ने बहुत काम किया। इन सब के बाद हम आते हैं, फिर उसी के बाद प्रिंट कल्चर जो है अपना अपना इंडिया आया, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। प्रिंट कल्चर मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। मतलब प्रिंट कल्चर से पहले का जो था वो मैन्युस्क्रिप्ट्स पे हमारा इतिहास, सब चीज़ हमारी चलती थी। इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स और ऑन हैंडमेड पेपर। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब पत्तियों में इंक डुबा के, इंक में पत्ती डुबा के, और हैंडमेड पेपर्स पे लोग लिखते थे। मैं उन्हें हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे, जिसमें बहुत सारी मतलब वो हैंडमेड पेपर फ्रेजाइल होते थे,
जिन्हें पढ़ने में परेशानी होती थी दोबारा-दोबारा। Then print comes to India. In the mid 16th century, the printing press first came to Goa with Portuguese missionaries. 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आई गोवा पोर्तुगीज मिशनरीज के थ्रू. By 1674, about 50 books had been printed in Konkani and Karana लैंग्वेज. सबसे पहले 50 बुकें जो थीं वो कोंकणी लैंग्वेज में प्रिंटेड हुई गोवा में. इस तरीके से धीरे-धीरे फिर कोचिन 1575 कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक. फिर इन 1713 कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट मलयालम बुक. धीरे-धीरे इस तरीके से हर स्टेट की बुक प्रिंट होती रहीं और प्रिंट कल्चर इस तरीके से आगे बढ़ धीरे-धीरे प्रिंट कल्चर इस तरीके से चलता रहा. नई-नई बुक्स प्रिंट होती रहीं और इसी के बाद सन 1810 में पहली प्रिंटेड एडिशन रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास जी की जो थी वो पब्लिश्ड हुई कलकत्ता में. और दिस मतलब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, द नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज और नोवेल्स छपने लगे जो लोगों को बहुत पसंद आते थे, लोगों ने पढ़ते थे, जिसके थ्रू लोगों का मनोरंजन होता था. लेबर्स, वर्कर्स अपने आप को देखते थे, अपने आप को इमेजिन करते थे उन चीज़ों में देख के. प्रिंट कल्चर के थ्रू लोगों ने प्रिंट कल्चर ने लोगों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला. अपने आप को लोग विजुलाइज करते थे, अपनी इमेजेस को विजुलाइज करते थे, इमेजिन करते थे और इस तरीके से प्रिंट कल्चर चलता रहा. उसी के बाद आ जाती है अपनी प्रिंट एंड सेंसरशिप. Before 1798, the colonial state under the East India Company was not much concerned about censorship. सन 1798 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न नहीं करती थी सेंसरशिप के बारे में. बट उसके बाद में सेंसरशिप के बारे में उन्होंने ज़्यादा कंसर्न करना चालू किया. मतलब चीज़ें देखना कि क्या चीज़ प्रिंट होनी है, हर चीज़ की देखभाल देख-रेख तरीके से. और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा प्रिंट कल्चर पे. आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत सारी चीज़ें हुई जो मतलब देख-रेख उसमें करी जाती थी थ्रू द प्रिंट कल्चर. तो यही प्रिंट कल्चर का एक छोटा-सा टॉपिक है. प्रिंट कल्चर एंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड. बेसिकली प्रिंट कल्चर का मतलब यही है कि कैसे पहले लोग हाथों से लिखी हुई चीज़ों को पढ़ते थे, उन्हें समझते थे, उन्हें उस तरीके से विजुलाइज़ नहीं कर पाते थे. देन एक समय के बाद धीरे-धीरे प्रिंट कल्चर स्टार्ट हुआ. छोटी-छोटी जगहों से पहले किसी देश में हुआ, फिर उसके बाद अलग देश में, फिर धीरे-धीरे पूरे भारतवर्ष में हुआ, पूरी दुनिया में हुआ. फिर देन उसके बाद लोगों ने उसे समझा, उस पे लोगों ने विचार किया, लोग प्रिंटेड चीज़ों को पढ़ना चालू किया, लोग उन्हें इमेजिन करते थे. उन उन कैरेक्टर्स को जो भी प्रिंटेड हुए होते थे, मतलब बहुत सी फिर पेंटिंग्स प्रिंटेड होने लगी, नॉवेल्स प्रिंटेड होने लगी, शॉर्ट स्टोरीज प्रिंटेड होने लगे, बुक्स पढ़ने के लिए प्रिंटेड होने लगे. यही है कि कैसे मैन्युस्क्रिप्ट से लेके प्रिंटेड कल्चर हुआ. सो होप होपफुली उम्मीद करता हूँ सभी से आप लोगों को पसंद आया होगा चैप्टर जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा. आप चैप्टर को इसको पढ़िए. आप मेरी जो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा आपको, आप वीडियो को देखिए. ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लगभग 15 मिनट की वीडियो है. रैपिड रिवीजन आपका हो जाएगा. एक बार नहीं देखें, 2 बार देखें. मैं लिख के देता हूँ, आपको समझ में 100 नहीं 110% समझ में आएगी आपको. मैं इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा. बस उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे और जिससे कि बच्चे अ, अपना बोर्ड्स में लठ गाड़ के आएँ. उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को मज़ा आया होगा. थैंक यू. फिर मिलूँगा एक और बेहतरीन और नए चैप्टर के साथ. बाय दोस्तों. हेलो मित्रों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेके आपका द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर.
सो इस चैप्टर से हम समझेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की उम्र, जिससे कि मतलब है कि कैसे हमारे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज उत्पन्न हुई, उनमें कैसे कैसे काम होता रहा, कैसे कैसे इंडस्ट्रीज बनी, उससे पहले की जानकारी और उससे बाद की जानकारी। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, proto industrialization was a phase when there was large scale industrial production for an international market which was not based on factories. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जिसमें जो फेज था लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट बेस नहीं थी फैक्ट्रीज पे। इसका ये सीन था जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो लोग थे, जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, वो अर्बन ट्रेडर्स थे, वो गांवों में जाके जो मजदूर होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनसे वो काम कराते थे। और गांवों में इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बनती थी, जो कि गुड्स का काम, जो गुड्स बनते थे जो कि इंटरनेशनली बेचे जाते थे। ब्रिटेन और यूरोप में इस तरीके की चीजें होती थी। द कमिंग up of the factory by the 1730s, the earliest factories in England came up. उसके बाद जो पहली फैक्ट्री आती है 1730 में, वो इंग्लैंड में आती है। The first symbol of the new era was cotton. जो पहला सिंबल था नए एरा का वो था कॉटन। A series of invention in the 18th century increased the efficacy of each step the production process. 18वीं शताब्दी में कॉटन का जो था सीरीज जो था चलता रहा, बढ़ता रहा, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ती रही। समझ रहे हो बात को? इंडस्ट्रीज 1730s के बाद ब्रिटेन में, आपका यूरोप जो है, यूरोप, फ्रांस, इन सारी जगहों पे चलती रही। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। जो कॉटन मिल क्रिएट करी थी वो रिचर्ड आर्कराइट ने करी थी। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। The most dynamic industries in Britain were clearly cotton and metals. जो most dynamic industries थी ब्रिटेन में वो थी आपकी कॉटन और मेटल की इंडस्ट्री, कॉटन मिल, मेटल मिल। The new industries could not easily displace traditional industries. जो नई इंडस्ट्रीज थी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्प्लेस नहीं कर सकती थी आराम से। टेक्नोलॉजी चेंजेस occurred slowly because टेक्नोलॉजिकल चेंज जो थे बहुत स्लोली हुए, क्योंकि उसकी वजह थी, देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी थी वो काफी महंगी थी, और जो द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वाज कॉस्टली। जो मशीनें महंगी थी, वो खराब हो जाती थी, तो वो रिपेयर होने में बहुत पैसा लगेगा रहा उनमें। समझ रहे हो बात को? उनमें बहुत जो था पैसा खर्च हो करा था। They were not as effective as their inventor and manufacturer claimed. ठीक है जी। उसके बाद हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, मतलब इंडस्ट्री में किसी तरीके की कोई वो नहीं थी मिल, तो जो था जेम्स वाटसन ने स्टीम इंजन बनाया। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, ठीक है, क्योंकि लोग मिल जाते थे, क्योंकि जो वहाँ के रूरल एरियाज के लोग होते थे वो उन्हें पैसों की जरूरत होती थी, तो जाहिर सी बात है वो अपना, उन्हें पैसों की जरूरत होती थी तो वो अपना मजदूरी कर लेते थे। मैनी सीजनल इंडस्ट्रीज वर आल्सो देयर हु यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर। काफी सीजनल इंडस्ट्रीज थी जो हमेशा प्रेफर करती थी हैंड लेबर को। हैंडमेड गुड्स came to symbolize refinement and class. Life of the workers. Labors were available in abundance in the market which affected the life of workers. After the busy seasons was over, workers became jobless. मतलब सीजन खत्म होने के बाद जो आपके वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो जाते थे, फिर वो सीजनली जॉब ढूंढते थे। मानिए एक जैसे कोई भी
मील है किसी भी तरीके की, जैसे आप मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जो मेरे गांव देहात के बच्चे हैं मैं उनसे बताना चाहता हूँ। जैसे मानिए गन्ने की जो मील होती है, वो एक सीजन होता है उसका चलने का, जो कि वो जाड़ों में चलती है। जाड़ों का मतलब सर्दियों में। तो उसका मतलब ये है कि उस टाइम तो उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, देन कुछ लोगों का जब वो मील बंद हो जाती है वो जॉबलेस हो जाते हैं, फिर वो कुछ और काम ढूंढते हैं अपना। तो ये इसका मीनिंग है। उस समय पे भी इंडस्ट्रीज होती थी, तो सीजनल इंडस्ट्रीज होती थी, जिससे कि लोग जो थे सीजनली काम कर पाते थे। देन उसके बाद उनका सिस्टम जो था हैंग हो जाया करता था। समझ लो बात को, मतलब उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती थी। इन द अर्ली 19th century wages increased but the prices of goods also increased। 19वीं शताब्दी में वेजेस जो था इंक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्रीज हुआ। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। अब हम आ जाते हैं, पहले हमने बात करी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहाँ पे, यूरोप में, है ना, ब्रिटेन जैसे देशों में। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। मतलब अब हमारे जो था इसका इंडिया का क्या सिस्टम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मतलब इंडस्ट्रीज का। Before the age of machine industries, silk and cotton goods from India dominated the international market in textiles। मशीनी इंडस्ट्रीज से पहले जो हमारे यहाँ का सिल्क और कॉटन गुड्स था ना इंडिया का, वो डोमिनेट करता था इंटरनेशनल मार्केट को। किस चीज में, टेक्सटाइल में, क्योंकि यहाँ का जो कॉटन वॉटन का वो था, बढ़िया सिस्टम था यहाँ पे। मतलब टेक्सटाइल्स जो थे बहुत पैसा कमाता था, कमाते थे लोग यहाँ से। ठीक है। वाइब्रेंट सी ट्रेड्स ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। मतलब जैसे कि आपके समुद्री तटों पे से अपना ट्रेडिंग सिस्टम होता था शिप के थ्रू, और यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया चल रहा था, डोमिनेट कर रखा था हमने सब जगह। आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, स्टैब्लिश हो गई है ना, पॉलिटिकली हमारे यहाँ स्टैब्लिश हो गई वो। They tried to eliminate the existing traders and brokers and establish a more direct control over the weavers। उन्होंने बाहर के व्यापारियों को रोका, है ना, और कंट्रोल किया वीवर्स को डायरेक्टली अपने उसमें, समझ लो किस में, अपने अंदर, मतलब अपने आप में कंट्रोल किया उन्होंने वीवर्स। ठीक है, क्या समझा, वीवर्स को जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया। It appointed a paid servant called the Gomasta to supervise weavers, collect supplies and examine the quality of cloth। और उन्होंने कहा कि भाई क्लॉथ वगैरह, मतलब जो कपड़े इनकी जो है अपना इसकी क्वालिटी चेक करो। लोन्स वर प्रोवाइडेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। लोन्स प्रोवाइड किए गए नए खरीदने के लिए नए रॉ मटेरियल्स को, समझ रहे हो। ठीक है। फिर उसी के बाद आपका मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया एज कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रुप प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू impose import duties on cotton textiles so that Manchester goods could sell in Britain without competition। ठीक है। जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो आपकी इंग्लैंड में डेवलप हुई थी, तो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो था प्रेशराइज्ड कर रहा था गवर्नमेंट को टू इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए। यही सब है। द कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। वो क्योंकि भाई हिंदुस्तान के जो कॉटन वीवर्स थे उन्होंने काफी परेशानी उठाई उस टाइम पे। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स एज मार्केट ओवरलोडेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स। मैनचेस्टर के इंपोर्ट्स के सामने जो उनका मार्केट था ना वो कोलैप्स हो चुका था, कोलैप्स हो रहा था, है ना, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अवेलेबिलिटी ऑफ लोअर कॉस्ट कॉटन गुड्स प्रोड्यूस बाय मशीन्स। और लोअर कॉस्ट जो था कॉटन गुड्स वो मशीन के थ्रू प्रोड्यूस करे जा रहे थे। बाय द एंड ऑफ 19th century फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगिन प्रोडक्शन। 19th century के एंड में इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने प्रोडक्शन दोबारा चालू करा।
फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन मेड गुड्स विच क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर ऑफ व्यूअर्स। समझ लो, जो मशीन के थ्रू उन्होंने चालू करा तो जो व्यूअर्स थे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फैक्ट्रीज कम अप इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे केम अप। 1854 में पहली कॉटन मिल जो थी बॉम्बे में आई थी। इन 1855 फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल केम अप। जो 1855 में थी पहली जूट मिल जो आई थी वो बंगाल में आई थी। बाय 1862 4 कॉटन मिल्स केम अप। 1862 तक 4 कॉटन मिल हो गई थी। ठीक है। इन द 1816 द एल्गिन मिल वाज स्टार्टेड इन कानपुर। 1860 में एल्गिन मिल जो थी कानपुर में स्टार्ट हुई थी। इन 1861 द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वाज सेट अप। पहली जो अहमदाबाद की कॉटन मिल थी वो 1861 में आई थी। यही सब है, समझ रहे? देखिए, सो इस चैप्टर के माध्यम से मैं यही बताने जा रहा हूँ। फिर देन उसके बाद में जब समय बढ़ता रहा तो इंडस्ट्रीज को जो था अपने जो प्रोडक्ट्स थे उसको मार्केट, जो उनके गुड्स थे उन्हें किस तरीके से मार्केट कर सकते थे वो। न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, मतलब लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करे। एडवर्टाइजमेंट अपीयर्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन स्क्रीन। गुड्स को फैलाना, ठीक है, प्रोडक्ट्स को बेचना, उनकी मार्केटिंग करना किस चीज के थ्रू हुई? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एडवर्टाइजिंग के थ्रू माने कि जैसे कि टीवीओ पे एड्स, न्यूज़पेपर में। सो यही अपना रैपिड रिवीजन हुई इस चैप्टर का, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ज्यादा डीप मत समझिए, अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो दोबारा देख लो यार। वीडियो बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने बिल्कुल देसी तरीके से बताया है, बिल्कुल सही चीज, सटीक चीज बताता हूँ मैं, है ना, फालतू में कुछ नहीं बताता। जो काम की चीज है वो बताइए, कुछ मत पढ़ो। चैप्टर का नाम पढ़ो। चैप्टर का नाम क्या है? द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की उम्र, कब पैदा हुआ, उससे पहले का समय, उसके बाद का समय। ठीक है भाई, इंडस्ट्रीज कैसे उत्पन्न हुई, है ना, उससे इंडस्ट्री, उससे पहले क्या होता था। उस जब इंडस्ट्री चालू हुई तो पहले छोटी इंडस्ट्री, छोटी फैक्ट्री बनी, देन उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी तो बड़ी हुई। तो यही एक चैप्टर का मेन थीम है। यही एक छोटा सा मेरा मोटिव है आप लोगों को समझाने का। होप करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा और अच्छे से अच्छा चैप्टर लाता रहूंगा। बहुत सारी कंटेंट हमने दे चुके हैं हम। अ, आप देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं आपके लिए, एसएसटी की, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, क्लास 10 बोर्ड्स एंड 12th बोर्ड्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, फीडबैक जरूर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वीडियो नहीं ला पाएंगे। होप करता हूँ आप चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए मैं फिर से आ चुका हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके, जो कि एसएसटी क्लास 10th का टॉपिक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यही दिखाता है कि राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, राष्ट्रवाद कैसे हुआ यूरोप कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप में उस समय पर कैसे कैसे राष्ट्रवाद हुआ और वहाँ के किंगडम्स में, वहाँ के उस कॉन्टिनेंट के देशों में। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेडरिक सोरियो was a French artist who in 1814 prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. फ्रेडरिक सोरियो ने एक तरीके की एक पेंटिंग शो करी जिसमें कि लाइबर्टीज शो हो रही थी। लोग लाइबर्टी, स्टैचू ऑफ लाइबर्टी के परे जा रहे थे लाइन बनाकर। आप ये देख रहे होंगे, ये जो पेंटिंग है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि नेशनलिज्म इन यूरोप
कैसा सिस्टम है इसका, क्या हुआ था। जो इस नेशनलिज्म का बेस है ना एक तरीके से, वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक जो था आपका नेशनलिज्म है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है अपने इतिहास का। It only not gave a huge setback to monarchy, but also gave the first clear expression to the idea of nationalism. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें हमें आइडिया दिया राष्ट्रवाद का। किस चीज का? नेशनलिज्म का। French Revolution led to the transfer of sovereignty and from monarchy to the French citizens. The constitution in France came into existence and citizens were awarded with the right of liberty and equality. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो उसे ट्रांसफर करता था सोवरेनिटी को मोनार्की से, और वहाँ के सिटीजन्स को वो अवार्ड करता था राइट फॉर लिबर्टी के लिए। ठीक है, इस प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता रहा। वहाँ के लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन कर दी, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशंस इम्पैक्टेड द मिडिल क्लास इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स इन सेवरल कंट्रीज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो मिडिल क्लास लोगों पे, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर भी हुआ। बहुत सी कंट्रीज में, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू थ्रो ऑफ द मोनार्कीज इन देयर कंट्रीज एंड बिकम नेशंस। समझ रहे हैं आप बात को? They also wanted to throw off the monarchies in their countries and become nations. वो अपने देशों में मोनार्कीज को थ्रो कर रहा था। इसी के बाद का टॉपिक है नेपोलियन, चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेपोलियन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चाइल्ड हैं। इन्होंने भी साहब बहुत सारे कारनामे करे, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। द राइज ऑफ नेपोलियन मार्क द राइज ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। नेपोलियन ने मोनार्की को राइज करा फ्रांस में। समझ रहे आप? मोनार्की जैसे कि राजा महाराजा वाला सिस्टम, जैसे कि एक तो डेमोक्रेसी होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है, तीसरी होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है, डिक्टेटरशिप जैसे आपने किंग जोंग का नाम सुना होगा, किंग जोंग साउथ कोरिया का। एक होती है तीसरी मोनार्की, जिसमें राजा महाराजा वाला सिस्टम रहता है। तो नेपोलियन implemented some revolutionary ideas and principles in France. नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट करे कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडिया और प्रिंसिपल फ्रांस में। He introduced the Civil Code of 1804. इसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस करा 1804 में। ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। इस कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था। दिस कोड इंस्टीट्यूट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ हाई बर्थ एंड क्लास वर एबोलिश्ड। जो ये कोड है ना, सिविल कोड, ये इक्वालिटी को बिफोर द लॉ दर्शाता है और राइट टू प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश करता है। इस तरीके का ये लॉ है। दिस कोड वाज आल्सो promulgated to other parts of Europe which were controlled by France. जो कि ये कोड जो है बहुत से अदर पार्ट्स को promulgated करता है जो कंट्रोल्ड होते हैं फ्रांस के थ्रू। In many European countries such as Switzerland, Germany, Dutch Republic and Italy, he simplified the administrative machinery, ended the feudal system and liberated the peasant from serfdom. काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच, इनका जो था ये वो था। फिर आपका जो है वो हो जाता द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में आपका नया राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के 20 मध्य की बात है।
देयर वाज नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप। यूरोप में किसी भी प्रकार के नेशन स्टेट्स नहीं थे। इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट वन नेशन बट वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम। आपका जर्मनी, स्विट्जरलैंड ये सब जो थे एक नेशन नहीं थे, बट वेरियस किंगडम्स में डिवाइडेड थे। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप was under absolute monarchies. Several factors led to the emergence of wide of nationalism in the later half the 18th century. Some of these were the rise of the middle class. इसको छोड़िए। उसके बाद आता है आपका rise of new middle class. The aristocratic class in Europe was a dominant class. Aristocratic class जो था थोड़ा तगड़ा था, मतलब ये थोड़े अलग लोग थे जो डोमिनेट करते थे, ठीक है, मतलब डोमिनेट करते थे किन लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को। लिबरलिज्म, द मिडिल क्लास स्टूड फॉर लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल टर्म्स स्टूड फॉर इक्वलिटी। मिडिल क्लास लोगों को यही चाहिए थी भैया, क्या चाहिए थी, इक्वलिटी, फ्रीडम, फॉर्मेशन, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इस तरीके की चीजें। इन 1831 अ कस्टम यूनियन कॉल्ड जोल्वेरिन वाज फॉर्म्ड। 1834 में कस्टम यूनियंस जो है जोल्वेरिन वो फॉर्म्ड हुई। इनिशिएटिव ऑफ रशिया, सेवरल जर्मन स्टेट ज्वाइन द यूनियन। काफी जर्मन स्टेट्स को इस ने जो था इस यूनियन में ज्वाइन किया। और जब नेपोलियन की डेथ हो गई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन देयर वाज अ राइज ऑफ न्यू conservatism. Conservatives they were of the opinion that the traditional institution of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, properties and the family should be preserved. ठीक है। उसके बाद the Congress of Vienna was held in 1815 in which Britain, Russia, कांग्रेस ऑफ वीना जो था आपका हुआ 1815 में। रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट टू ड्रॉप सेटलमेंट फॉर यूरोप। इन्होंने जो था सेटलमेंट को ड्रॉप करने के लिए यूरोप में ये वो हुई। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरिंच। सम रिजल्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वीना वर मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस एंड स्ट्रेटेंड इन रशिया। मोनार्की जो थी रिस्टोर्ड थी रशिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज में। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. साथ ही साथ उसी के बाद में गिसेपी मज़्ज़ानी, an Italian who played an important role in unification of Italy. गिसेपी मज़्ज़ानी जो थे वो इटालियन थे जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में। Did not want Italy to remain a patchwork for small states and kingdom. ये नहीं चाहते थे कि इटली जो था एक पैचवर्क रहे स्मॉल स्टेट और किंगडम्स का। He opposed monarchy and wanted to establish democratic republic. ये चाहते थे कि मोनार्की को, जो राजशाही वाला सिस्टम था, इसको अपोज करें और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लाएं। Because of his severe criticism of monarchy, he was described by Metternich as the most dangerous enemy of our social order. इन्होंने मतलब कई सारे मोनार्की के प्रति क्रिटिसिज्म करे और इनको डिस्क्राइब कर दिया गया मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। अपने सोशल ऑर्डर के प्रति ने जो था एनिमी, बहुत डेंजरस आदमी बता दिया गया। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 48. Nationalism emerged not only as a result of wars and battles. Culture played an important role. उसी के बाद में आपका वो आया रोमांटिसिज्म। Romanticism was a cultural movement in which the artists romanticized human feelings and emotions.
इस तरीके का मूवमेंट था कि आर्टिस्ट जो थे ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस के प्रति जुड़ना चाह रहे थे. This was done to create a common cultural past as the basis of nation. Or this gave communities who were living under the control of other powerful nations a cultural identity. उसी के बाद आपका हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट्स, ये सारे बहुत सारी चीजें हुई. द 1830s वर ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिकल हार्डशिप इन यूरोप. मतलब 1830 के समय बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से इकोनॉमिकली यूरोप को गुजरना पड़ा. द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. द ईयर 1848 वाज अ ईयर ऑफ रिवॉल्ट. 1848 जो था साल था रिवॉल्ट का. दीज रिवॉल्ट्स वर लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास. ये जो रिवॉल्ट्स थे वो लीड थे किनके द्वारा? एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा. In the Revolution of February 1814, the French monarch was dethroned and the country became a republic based on universal male suffrage right. 1848 में फ्रेंच मोनार्क को डिथ्रोन कर दिया गया एंड द कंट्री बिकम अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज. कंपनी को रिपब्लिक बेस पे एस्टेब्लिश्ड कर दिया गया. In other parts of Europe, nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, and Poland. The men and women of the liberal middle class demanded constitutionalism with national unification. इटली, पोलैंड और कई सारे देशों के लोगों और महिलाओं ने जो थे मिडिल क्लासेस, उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. समझ रहे हैं बात को? उसी के साथ साथ आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. जर्मन एंड इटली वर यूरोपियन नेशन. जर्मनी और जो इटली हैं यूरोप के नेशंस थे विच वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम, जो काफी सारे किंगडम्स में डिवाइडेड हो चुके थे. द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. जो यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी और इटली का, वो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे इतिहास के लिए. उसी तभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, और इस तरीके से आपका जो था नेशनलिज्म हुआ यूरोप का. फिर आपका नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के कई सारे आपके की पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म विच इज द फीलिंग ऑफ लव. राष्ट्रवाद क्या है? देखिए जो है अपना, आप चैप्टर के नाम से समझिए चैप्टर कहना क्या चाह रहा है. चैप्टर बता रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? भाई जाहिर सी बात है, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, उसमें राष्ट्रवाद होगा. लोगों को हर देश के प्रति, अपनी एक एरिया के प्रति एक अपना लगाव होता है जो आदमी जहां पैदा होता है. तो राष्ट्रवाद जाहिर सी बात है बढ़ता ही है. तो ये यही बताना चाह रहा है. मैं की पॉइंट को आप तरीके से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ. नेशनलिज्म विच इज द फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ओन नेशन बिकम इंटेंस एंड नैरो माइंडेड इन द मिड 19th सेंचुरी. नेशनलिज्म जो था वो एक प्रेम का भाव है, एक अपने वतन के प्रति, एक नेशन के प्रति. तो यही टॉपिक है, यही चैप्टर है. जहां तक उम्मीद है थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आपको समझने में हल्की बहुत परेशानी आई होगी. वीडियो को आप तरीके से समझें. एक बार समझ ना आए 2 बार देख लें, 2 बार ना आए 3 बार देख लें. ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब यह है कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट था उसमें राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे देश अलग हुए, कैसे कैसे पार्टीज फॉर्म हुई, कैसे कैसे यूनिफिकेशंस हुए. इटली में, जर्मनी में आपके यूनिफिकेशंस हुए, जो कि हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, हैं और रहेंगे. थोड़ा सा
टेढ़ा-मेढ़ा है चैप्टर, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। आप चैप्टर को पढ़िए, जो मैंने जिस तरीके से कहानी बताई है, बिल्कुल यही हुआ है और ज़्यादा दिमाग पर ज़ोर मत डालिए, पढ़ते रहिए, आपको और इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। एम करता हूँ 100 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी करा देंगे। सब्सक्राइबर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय। दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही तगड़ा टॉपिक, एसएसटी का, क्लास 10th का, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम का। मतलब सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, किसी के लिए भी आप मान लो, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस टॉपिक के माध्यम से ये एक तरीके का रैपिड रिवीजन मान लो, कुछ भी मान लो, मैं तुम्हें शॉर्ट में बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया जानकारी देने वाला हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा। एक बार चैप्टर को समझ लो, इसे तुम सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आएगा तुम्हारे पेपर में तुम खोड़ के आओगे। तो शुरू करते हैं हम 1914 से। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसके बाद जो थे ब्रिटिशर्स थे उसी समय पे हमारे इंडिया में, जो हमारे ऊपर उन्होंने राज कर रहे थे, अंग्रेज जो थे, आप सभी जानते होंगे इस बारे में। तो जो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उन लोगों को इंडिया से लोग चाहिए थे वॉर लड़ने के लिए, तो जिसकी वजह से लोग जाते थे, मरते थे, और उसी की उसमें हमारे यहाँ पे जो था बहुत ही बेकार सिस्टम हो गया था, हमारा इकोसिस्टम बहुत बेकार हो गया था, फसलें नहीं उग पा रही थी, लोग अपना काम छोड़-छोड़ के वॉर लड़ रहे थे। तभी एक महान आदमी की एंट्री होती है सन 1915 में, 1915 में, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक तरीके का राष्ट्रवाद लाए। वो जनक थे, फादर ऑफ नेशन है, एक तरीके का राष्ट्रवाद लाए वो हमारे भारत देश में, जिसके बाद से बहुत सारे मूवमेंट हुए, कई सारे टुकड़ों में मूवमेंट हुए, जिन मूवमेंट के बाद होने के बाद सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जो मूवमेंट हुए मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं हम रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट जो था 18 मार्च 1919 को आया था। इस एक्ट में क्या सिस्टम था? इसमें ये सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स के पास एक पावर थी कि आप किसी भी जैसे कोई भी किसी तरीके का राष्ट्र में अपने नेशन में मूवमेंट कर रहा है, तो आप उसको उठा सकते हैं, आप उसको जेल में डाल सकते हैं बिना किसी फ्री ट्रायल के 2 मंथ के लिए। सो इस का विरोध करा बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी लाइक बहुत सारे और लोगों ने। तो क्या करा, इसका विरोध करने के लिए बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। फिर एक एक है जिस चीज़ के बारे में आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग। वहाँ पे एक बैसाखी का मेला था और वहाँ पे जनरल डायर की ड्यूटी लगा दी, जहाँ पे बहुत से अनजान लोग थे। वहाँ पर जनरल डायर ओपन फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मामला बिगड़ जाता है और जो है बहुत से लोग मर जाते हैं। तो ये एक रॉलेट एक्ट का पार्ट है, जलियांवाला बाग मैसेकर, आप इसी के बारे में जानते होंगे। उसके बाद आपका आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये था कि जब ये बहुत सारे क्राइम बढ़ते जा रहे थे हमारे देश में, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, जिसमें जो आया आपका 1 अगस्त 1920 में। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ये सीन था कि हमें मतलब कुछ भी ब्रिटिश से मतलब कुछ भी फॉरेन से जो भी फॉरेन गुड्स आते थे, हमें वो अपनाने नहीं थे। मतलब हमें अपना देश का ही माल यूज़ करना था। मतलब ये एक तरीके का फ्रीडम फाइटर्स का, हमारे महात्मा गांधी जी का एक वो नियम बना था कि हम जो भी है अपना खुद बनाएँगे, खुद खाएँगे, किसी बाहर के देश की कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स पे दबाव पड़ेगा और वो हमें बख्शेंगे, हमें छोड़ देंगे। तो इस तरीके की एक वो थी, जिससे मतलब कि जैसे कोई भी अपना पहनने का कपड़ा होता है, तो हम खादी बनाएँगे, खादी अपना खादी कपड़ा पहनेंगे, हम कुछ कोई भी फ़ॉरेन क्लॉथ्स नहीं अपनाएँगे। तो इस तरीके की एक वो थी। तो इसमें भी मतलब जो था, हम
नहीं हो पाए, मतलब ब्रिटिशर्स हम पे हावी रहे, हम ये मूवमेंट भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद में आपका आता है जो उसके बाद में आता है आपका साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में क्या सीन था? साइमन कमीशन में ये था, साइमन कमीशन 3 फेब 1928 में लॉन्च हुआ था। साइमन कमीशन में ये सीन था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ब्रिटिश की ओर से। ब्रिटिशर्स कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे थे भारत में। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि ब्रिटिशर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भारत के लिए भी। पर उसका क्या सीन था, वहां पे जो उनकी कमेट वो होती है ना, कमेटी एक तरीके की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें कोई भी भारत का कोई भी आदमी नहीं था, सब जो थे ब्रिटिशर्स थे। तो इस पे भी भारतीयों को रोकथाम लगानी पड़ी। जाहिर सी बात है भाई, हमारे यहाँ का वो बनना है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे यहाँ का लोग क्यों नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है उसमें। अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले 1922 के बाद एक तरीके की पार्टी बनती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी, क्योंकि 1922 से लेके 1930 तक किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ था। तो जो पार्टी बनती है ना, तो उसमें उसमें योगदान रहता है मोतीलाल नेहरू, लाइक बहुत से लोग थे। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इससे कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, इससे हम क्या काम करते हैं, पार्टी बना लेते हैं, अपना इलेक्शन इलेक्शन खेलेंगे। इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। फिर 1930 में 12 मार्च को आता है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये भी इसी तरीके का मूवमेंट था, मानिए जैसे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लाइक कि हमें मतलब जो टैक्सेस बढ़ा दिए उसके प्रति हमें मूवमेंट करना है। और मतलब फॉरेन एक्सचेंज नहीं करना, मतलब फॉरेन गुड्स को हमें नहीं अपनाना है। तो इसमें जो था, इस तरीके का मूवमेंट चलता रहा। फिर ये क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो सॉल्ट था, सॉल्ट पे भी बहुत ही हैवी टैक्सेस कर दिए थे, जिसकी वजह से एक आम आदमी नमक खरीदने में भी सक्षम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस कर दिए थे, उसके टैक्स बढ़ा दिए थे, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन समय था। तब तभी सॉल्ट मार्च हुआ, दांडी मार्च जिसे हम बोलते हैं, अ, जो अपना मार्च में 1930 में शुरू हुआ। इस क्यों क्यों महात्मा गांधी का एक पर्सपेक्टिव ये बन गया था कि उन्होंने फिर बहुत लोगों को कलेक्ट करा, उनसे कहा कि चलो हम खुद चल के नमक बनाएंगे, जिसे हम बोलते हैं दांडी मार्च, जो शुरू हुआ था आपका साबरमती आश्रम से और ख़त्म हुआ आपका दांडी में जाके। वहाँ पे खुद का नमक बनाया महात्मा गांधी जी ने। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत से रिप्रेजेंटेटिव्स जो दलित लोग थे वो अलग हुए, उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन ख़त्म कर लिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि दलित्स को इतना रिप्रेजेंट नहीं करा जा रहा। तो ये बहुत सारी परेशानी आई, मूवमेंट्स हुए, और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई अपने देश के लिए। बहुत बहुत लोगों ने मेहनत करी, गांधी जी ने, बहुत से लोगों ने, बहुत सी लोग अपने देश के लिए मर गए, लाइक भगत सिंह जी। और बहुत बहुत हुआ, बहुत कुछ हुआ इस देश में, जो हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए क्या कुछ करा। इन चीज़ों के बीच में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी कांग्रेस पार्टी के बीच में। साथ ही साथ हमारे जो द इंडिपेंडेंस मिली है उसमें एक जो हमारे लोग हैं, लाइक बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, और रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने देश को एक अलग लेवल पर, अपनी कंट्री को एक अलग लेवल पर रिप्रेजेंट करा है उस टाइम। जो आज भी हम सुनते आ रहे हैं, वंदे मातरम और जनगण मन, और लाइक स्वराज फ्लैग जो रिप्रेजेंट करा था महात्मा गांधी जी ने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ हुई। और मतलब जो फ्रीडम फाइटर्स थे और जो हमारे उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, उन्होंने नॉर्मल पीपल्स को भी दिखाया कि भाई हमारा इतिहास ये है, ये ब्रिटिशर्स हमारे कोई किसी तरीके के हिस्ट्री नहीं है, ये अभी कुछ समय पहले से आए हैं और ये हम पे राज कर रहे हैं, हमारा इतिहास ये नहीं है, हमारा बहुत अलग इतिहास है। उन्होंने उस चीज़ के बारे में जानकारी दिलाई जो कि हमें पता होनी चाहिए।
और होप करता हूँ आपको ये चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया समझ में आया होगा। मैंने सीक्वेंस में आपको हर एक मूवमेंट बता दिया है। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरीके से आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मैं उसी के लिए यही कहूँगा कि आप बार-बार वीडियो देखें। मैं पक्का दावे के साथ कहता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लगभग 10-11 मिनट की वीडियो होगी ये। बहुत ही मेहनत से बनाई है। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त करवाऊँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ें फॉर योर बोर्ड्स एंड आप जो है साथ ही साथ आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे चैनल के लिए। कमेंट करना ना भूलें प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार-बार। हमें बहुत ज़रूरत है चैनल को ग्रोथ कराने के लिए ताकि हम आपके लिए और बहुत से बच्चों के लिए कंटेंट लाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं लिख के देता हूँ यार तुम लोगों को, मैं लिख के देता हूँ। तुम पढ़ लो मेरे से यार। तुम हमारे चैनल पे आ जाओ भाई, तुम्हें यार मौज करा देंगे भाई, टॉप मरवा देंगे यार तुम्हें। तुम विश्वास करो यार, हम पे विश्वास करो ना यार तुम। तुम यार गाली लिख के जाना, तुम्हारे नंबर नाम है तो यार। लिख के देता हूँ मैं, मेरे तरीके से पढ़ लिए ना 85% प्लस मिलेंगे तुम्हें यार। मैं लिख के देता हूँ तुम्हें। ठीक है, बाय। हेलो बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th। ये आपका चैप्टर है हिस्ट्री एसएसटी का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। देखिए, इस चैप्टर से आप ये समझिए द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आप इस चैप्टर का नाम की हिंदी निकालिए, चैप्टर के नाम में ही सब कुछ छिपा है। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मीनिंग है कि ग्लोबल वर्ल्ड का बनना, जैसे हमारा पूरा ग्लोबलाइजेशन है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है हमारा, ये कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हुआ। So, introduction is globalization is an economic system associated with the free movement of goods, technology, ideas and people across the globe। मतलब जैसे आप हो या मैं हूँ, हम कहीं भी आएंगे जाएंगे तो हमारी खुद की पर्सनैलिटी तो आना जाना करेगी, साथ ही साथ हमारे हमारे आइडियाज, हमारा खाना पीना, हमारी सोच वो भी आपकी जो होती है इधर उधर जाती है। तो उसी तरीके के सिस्टम को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सो बेसिकली आपस में सब चीज लिंक्ड होना हमारे दुनिया की इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम इस जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन कैसा था, मतलब किस तरीके का रहन सहन था, कैसे होता था। ठीक है, देन उसके बाद मतलब उसमें क्या हुआ, जैसे सिल्क रूट था, तो देयर आर सेवरल सिल्क रूट्स, कई सारे सिल्क रूट्स थे ओवर लैंड एंड बाय सी। जमीनी तौर पे भी कई सारे रास्ते थे और समुद्र तटों पे भी कई सारे रास्ते थे। एशिया लिंक था यूरोप से और नॉर्थन अफ्रीका से। ठीक है, और फेमस चाइनीज सिल्क कार्गोज यूज टू ट्रेवल थ्रू दीज रूट्स। जो फेमस चाइनीज सिल्क कार्गोज थे वो इस रूट से ट्रेवल करने में काफी ज्यादा यूज होते थे। फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। जैसे नूडल्स हो गया तो वो वेस्ट फ्रॉम चाइना से वो वेस्ट की तरफ गया तो स्पेगेटी हो गया। Common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, Swiss potato were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus discovered America। ठीक है, फेमस ये जो थे वो खाली आपके इंट्रोड्यूस थे यूरोप में, देन उसके बाद आपके अमेरिका वगैरह में वो हो गए। साथ ही साथ कॉन्क्यूज डिजीज एंड ट्रेड्स होते थे, आपके ट्रेड होते थे, जैसे कुछ भी ट्रेड करना है तो लोग आपस में आना जाना रहता था लोगों का। ठीक है, यही सब है इस चैप्टर में। और बेसिकली इस चैप्टर में मतलब माइग्रेशन, लेबर्स का माइग्रेशन, लोग इधर से उधर जाते थे, देन उसके बाद तो में चीजें टेक्नोलॉजी बढ़ी, है ना, वॉर्स हुए। बस यही है इस चैप्टर में कि हाउ मतलब किस तरीके से
आपका जो था इसका वो हुआ, ग्लोबलाइज्ड हुआ पूरा। कैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। Until well into the 18th century, China and India were among the world richest country. 18वीं शताब्दी में जाकर चाइना और इंडिया जो थी दोनों विश्व की रिचेस्ट कंट्री, मतलब सबसे अमीर कंट्री बन चुकी थी। किस वजह से? क्योंकि ट्रेड्स होते थे यहाँ पे, स्पाइसेस का आपका आना जाना रहता था। सो यही है। द 19th century, in the late 18th century, grows in the population increase the demand for goods grains in Britain. जब पॉपुलेशन बढ़ी तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगी, है ना। द इम्पोर्टेड फूड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली दैट इट कुड बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जो इम्पोर्टेड फूड थे वो ब्रिटेन में काफ़ी सस्ते उस पर होते थे। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे एंड बाय शिप्स। तो और जो मतलब जितने भी गुड्स थे वो आपके रेलवे के थ्रू जाते थे, ट्रेन के थ्रू, या आपका जहाज़ों के, मतलब जो वो पानी वाला जहाज होता है उसके थ्रू। फूड इज ओनली एन एग्जाम्पल, प्रोडक्ट सच एज कॉटन, रबर, कोल ऑल्सो हैड सम सेम फेट। ये सारी चीज़ें आपकी जाती थी। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, द रेलवे इज स्टीम शिप्स, द टेलीग्राफ वर इम्पोर्टेंट इन्वेंशन दैट ट्रांसफॉर्म 19th century वर्ल्ड। रेलवेज और स्टीम शिप्स और जो आपका टेलीग्राफ था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था 19th century में, ठीक है। After the introduction of new technology, namely refrigerated ships, animals were slaughtered for food at the starting point and then transported to Europe as frozen meat. ठीक है। इस तरीके से आपका जो था ग्लोबलाइजेशन होता रहा। सो बेसिकली इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं आफ्टर मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड। सो आप चैप्टर के नाम से समझिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से चीज़ें ग्लोबलाइज्ड हुआ पूरी दुनिया। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है, इंटरलिंक्ड होना, आपस में लिंक्ड हो जाना। जैसे मानिए मैं यहाँ हूँ, मैं किसी भी स्थान पर हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया से अगर बाहर जाता हूँ तो मैं खुद को तो लेकर जाऊँगा, साथ ही साथ अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना खाना पीना का तरीका, क्या क्या मैं खाता हूँ, अपने आइडियाज़, ये सारी चीज़ें लेकर जाऊँगा। तो इस तरीके से चीज़ों का विस्तार होता है, चीज़ें इस तरीके से डेवलप्ड होती हैं। सो दिस इज़ अ की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। यही इस चैप्टर का मतलब है। होप करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलता हूँ जल्दी फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय दोस्तों।